डॉक्टर खाकान नजीब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यकीनन एक बिग ब्रेक थ्रू पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा हुआ। ख्वाजा आसिफ ने भी ये कहा कि माशी तौर पर भी इसके इम्प्लीकेशन होंगे, आपको क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये 10 मई के बाद पाकिस्तान का जो वक़ार है वो बहुत बुलंद हुआ है। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जो है इट हैज़ वर्कड। आप खुद देखिए कि यूएस के साथ, चाइना के साथ और फिर सऊदी अरेबिया के साथ अब एक मुआहदा जो कि डिफेंस की हद तक तो कभी भी नहीं रहेगा। इस वक्त भी 5 अरब डॉलर की एक डिपॉजिट है जो सऊदी अरेबिया का है, हमारे स्टेट बैंक में है। ज़रा मैं ये भी आपको बता दूं कि ये एक लोएस्ट मार्कअप रेट पर है, लोअर है चाइना से, लोअर है दूसरे डिपॉजिट से। सो पहली बात, सऊदी अरेबिया का एक इंटरेस्ट पाकिस्तान में माइंस एंड मिनरल सेक्टर में है, रेकोडिक में है। रेकोडिक की बातचीत भी हुई, वो इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। जो टाइटेनियम बेल्ट है ये सारी, जिसमें ये सारे माइंस एंड मिनरल्स हैं, इसमें भी एक इंटरेस्ट है। फिर एग्रीकल्चर में अगर आप देखें तो वो अपनी अगर फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कॉर्पोरेट फार्मिंग पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की जो अगर हम अपनी प्रोडक्टिविटी बेहतर कर सकें तो हम उनको अपने अजनास जो हैं वो बेच भी सकते हैं। पाकिस्तान की 6-7 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है, इसको बढ़ाया जा सकता है। नंबर 3, पाकिस्तान का जो इस वक्त इन्वॉल्वमेंट है इन टर्म्स ऑफ द रेमिटेंसेस जो वहां से आती हैं, इसको बेहतर किया जा सकता है। अगर उनका जो विजन चल रहा है उस विजन के मुताबिक जो उन्होंने डेवलपमेंट करनी है, वहां पे पाकिस्तानी ज्यादा एम्प्लॉय हों। फिर ये सब तब होगा अगर हम अपना घर ठीक करेंगे। मैं बार बार कहता हूं एग्री प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी तो इस काबिल बनेंगे। बट ओवरऑल इट्स अ गुड स्टेप, इट्स अ गुड डायरेक्शनल मूव, एंड वी होप कि इससे हम इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी जो हैं वो इस तरह ले सकें कि लोगों को इस प्रॉस्पेरिटी का जो टच है, पीपल फील दैट। राइट। सऊदी अरब और कतर अगर पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरफ आते हैं तो शोबे कौन से हैं? आपने कहा ना कि हमें अपने भी मामला के लिए रेडी होना चाहिए। सरमायाकारी के मौके कहाँ मौजूद हैं पाकिस्तान में? जबरदस्त सवाल है। देखिए, एफडीआई पाकिस्तान में 1-1.5-2 अरब डॉलर के दरमियान रहती है। पाकिस्तान की आप पिछले 10-15 साल की हिस्ट्री देख लें। अब आप चाहते क्या हैं? आप चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान के जॉइंट वेंचर्स हों कतर के साथ, माइंस में, मिनरल्स में, ऑयल रिफाइनरीज में, पाकिस्तान की गैस सेक्टर में, एलएनजी आप उनसे मंगवाते हैं। अगर आप ये सारा काम करना चाहते हैं, सऊदी अरेबिया का मैंने पहले भी मेंशन किया कि क्या एरियाज हैं, उनको अगर डेवलप करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है। देखिए, इन दी एंड ये सारा कुछ जो है ये रेस्ट करता है पाकिस्तान के फंडामेंटल्स पर। इस वक्त जो एक मैक्रो स्टेबिलिटी है मुल्क में, उसने आपको बड़ा मौका दिया है कि आप इन सब फंडामेंटल्स को, इन्वेस्टमेंट की रिजीम को बेहतर करें, डीरेगुलेशन करें, मुल्क में प्राइवेटाइजेशन के लिए कुछ ले आएं। हो सकता है पाकिस्तान की एयरलाइन सेक्टर में, पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर की प्राइवेटाइजेशन, डिस्कोस की हो, पाकिस्तान के गैस सेक्टर की हो, जनरेशन कंपनीज की हो, इसमें इंटरेस्ट आ सकता है। सबसे बढ़ के जो पाकिस्तान का फूड प्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर है, जो 22% है इकोनॉमी का, इसके एक आप उनके साथ काम कर सकते हैं। पाकिस्तान की कोई ग्लोबल वैल्यू चेन का हलाल मीट का पार्ट बन सकते हैं। माइंस एंड मिनरल्स में वहां से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ सकती है। रिफाइनरी लगाने की बात हुई थी, अब पेट्रोकेमिकल की रिफाइनरी नहीं, अब तो बहुत आगे चली गई है ना चीजें, उनमें बात हो सकती है। रेयर अर्थ्स की जो पाकिस्तान में एक अवेलेबिलिटी है, उसको अगले 5-10 साल में निकालने की बात हो सकती है। So there is a big canvas. In the end, I always say the canvas depends कि हम अपनी इकोनॉमी के जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स हैं वो हर एरिया में, माइंस एंड मिनरल्स में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कितना अच्छा आता है, गवादर पोर्ट से कनेक्टिविटी कितनी अच्छी बनती है, ये भी अभी बनानी है। अभी भी हम केपीटी से कैरी करेंगे, कराची पोर्ट से, बिकॉज उसके लिए बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये लॉन्ग जेस्टेशन के हैं, बट वी कैन लीव दिस फॉर द नेक्स्ट जनरेशन टू कम। सो डॉक्टर खाकान, हुकूमत का दावा है कि हमारी मईशत ट्रैक पर आ गई है। ज़र मुबादला के ज़खायर 20 अरब डॉलर्स के करीब हैं, ये एक फिगर्स हैं। दूसरी जानिब ये भी नजर आ रहा है कि मुल्क में गुर्बत 45% हो चुकी है, 24% बेरोजगारी है, 1.62% GDP और कर्जों में 37 खरब रुपए का इजाफा है। इन योर ओपिनियन हमारी इस वक्त क्या पोजीशन है? Ma'am, that's probably the most important question you've asked me in all this. पाकिस्तान की मईशत बिहेव कर रही है टिपिकली जैसे कि मईशत बिहेव करती है जब वो IMF के साथ एंगेज होती है। इसका मतलब ये है, अफरात ज़र, कीमतों के बढ़ने की शरह में खातिर खा कमी आ जाती है,
पिछले साल फ्लड से पहले 5% कीमतें बढ़ी थी। जब आईएमएफ की एंगेजमेंट नहीं तो कीमतें 29 और सालाना की बुनियाद पे बढ़ रही थी। नंबर 2, बैरूनी खसारा संभल जाता है। पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट यानी कि इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स माइनस रेमिटेंसेस, जो खसारा था वो बदल गया आपके एक सरप्लस में। नंबर 3, जो आपका मालियाती खसारा है, चूंकि आपने इकोनॉमी को स्लो किया होता है और टैक्सेस की भरमार की होती है, और हमने की, आपने जो आपका सेक्टर है, क्या सेक्टर है कि आप एक इनकम लेके जाती हैं, आप पे एक हैवी टैक्सेशन हुई, मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्सेशन हुई, कोशिश हुई कि जीएसटी की कलेक्शन बेहतर हो, कोशिश हुई कि ट्रेडर से टैक्स लिया जाए। सो एक टैक्सेशन का हैवी बाउट हुआ। सो जो फिस्कल है यानी कि मालियाती खसारा है वो एक तरह से काबू में आना शुरू हुआ। 5 शायद 6% के करीब आ गया, 7-8% पे। ठीक है, सो यू सेइंग इट्स बिहेविंग लाइक अ टिपिकल इकोनॉमी जो कि आईएमएफ में है। आईएमएफ का वफ्द 25 सितंबर को अब आ रहा है पाकिस्तान और मार्च से जून तक की माशी कारकर्दगी का जायजा भी लेगा। क्या हमने दूसरे रिव्यू के लिए तमाम अहदाफ मुकम्मल कर लिए हैं? So that's a truly important question. पाकिस्तान, जैसे मैंने पहले कहा कि आईएमएफ की एंगेजमेंट इज नेसेसरी। इसके बगैर जो है, जिस तरह की हमें फाइनेंसिंग चाहिए वो अरेंज करना मुश्किल होगी, और जो मैक्रो स्टेबिलिटी है, जो नेसेंट है, उसको स्ट्रॉन्गर करना और फिर ग्रोथ पाथ के लिए वो काम करना मुश्किल होंगे। पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है कि क्वांटिटेटिव टारगेट्स जो हैं वो लार्जली मुकम्मल कर लिए हैं। मैक्रो फ्रेमवर्क की दोबारा बात करनी पड़ेगी। जो ग्रोथ के फिगर्स 3.6%, आई थिंक वो रिव्यू होंगे फ्लड्स के बाद, उस पर काम करना पड़ेगा। जो 14,100 का इस वक्त टारगेट है आईएमएफ के साथ ऑन दी एफपीआर फ्रंट, उसको देखना पड़ेगा। 1500 अरब का टारगेट है आपके साथ, जो आपको सूबों ने सरप्लस देने, उसको देखना पड़ेगा। सो ओवरऑल मैक्रो फ्रेमवर्क में आई थिंक तब्दीली आएगी। राइट। तो एक हफ्ता पहले पंजाब में सराब का तखमीना 500 अरब लगाया गया, लेकिन अब बाकायदा सर्वे शुरू हुआ है। क्या इससे भी ज्यादा हो सकता है ये एक एस्टिमेट कि कितना नुकसान हुआ इस सैलाब से? देखिए, ये तो राइस कितनी डिस्टर्ब हुई है, बाकी जो शुगर केन कितनी डिस्टर्ब हुई है, कॉटन लग रहा है इतनी डिस्टर्ब नहीं हुई है, ये तो देखना पड़ेगा सब कि क्या आखिर तखमीना आता है। आई एम श्योर कि सुपार्को की वेबसाइट्स और बता देंगी आपको उनके जो कैमरा इमेजेस हैं, अगर हम उन पर जाकर देखें तो हमें एक अंदाज़ा होगा। कुछ और जो अंदाजे हैं, एनडीएमए और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बहुत तंदही से पीडीएमएस काम कर रही होंगी। सो लेट्स गेट अ सेंस। लग ये रहा है कि जो डैमेज है वो उतना नहीं है जो हमारी क्रॉप्स गुजरी हैं खरीफ की, जितना कि 2022 के फ्लड्स में था। सो ये एक खुशाइन बात है। ये भी याद रखिए कि ये भी हो सकता है, और ये भी एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट से पूछना पड़ेगा कि क्या आने वाले रबी क्रॉप्स जो हैं हमारी, उसमें हमारी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। सो मे बी दैट्स अ पॉजिटिव स्टोरी टू राइट। ये तो बहुत काम करके इस पे पर्चे लाने पड़ेंगे, और आईएमएफ ने 25 को आना है, आई थिंक पहले स्टेट बैंक जाएंगे। जब वो आते हैं, इस्लामाबाद में बात होती है, तो ये तखमीने बड़े सामने होने चाहिए, ताकि हमें जो भी एडजस्टमेंट्स करनी है, सूबों के पास 3,000 अरब रुपया है पीएसडीपी में खर्च करने को, जिसको वो एनुअल डेवलपमेंट बजट कहते हैं। इसी तरह उनका जो सरप्लस है उस पर बात सारी कर ली जाए, ताकि हमारे अहदाफ वही रहें जो आईएमएफ से एक रिवाइज्ड रिव्यूड मैक्रो फ्रेमवर्क के तहत तय होते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स के अगर पैसे पहले पड़े हुए हैं, जो $6.5 अरब के करीब जिनीवा में लास्ट बात हुई, वो यूज कर लें। सो दीज डिस्कशंस हैव टू बी हेल्ड।